हमारे सीए विमल पुनमिया जो इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करते हैं, और सो ही हैज अ वाइड एक्सपीरियंस. सर, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. In a real estate transaction, when I am giving my existing house, there is a, let us take about a housing society now. I am giving existing house, and as against existing house, I am getting an additional area. I am getting a corpus. I am getting a rent. So, what is the tax impact on the additional area that I get, and the corpus and the rent? If you can just explain whether I am liable to take income tax, pay income tax as a existing member. We are talking about redevelopment. Redevelopment has become very popular in last few years. Because real estate value has gone up. As we've discussed, at least we are supposed to do 92 Act, you want to practice in redevelopment. Only 92? 92. I was saying 1000 acts. 92. Where income tax, transfer of property act, stamp duty, all list goes on. Anyway, we will restrict to income tax. Whenever redevelopment take place, two party come in the picture. One, society, and second, builder. In tenanted building, landlord, tenant, and builder. If I do my self-development, your Mr. is very always love that, then of course no income tax is applicable. Because my society is doing the development for their members. So whatever they will sell, that is different thing. For example, we have 50 members and we want to develop all 50 flats only. Today area is 1000, tomorrow it will be 2000 or whatever. Then no income tax come in the picture, but when I make the payment to the contractor, architect, chartered accountant, advocate, then whatever TDS I deduct, I have to deduct and pay. तो उसमें से काट के भरने का, घर से कुछ देने का नहीं है. But no income tax come in the picture, where society have more profit or loss or whatever they do, it is everything is exempted. Now second point of view, to have a safe development, you must have faith in the committee or whatever committee you appoint. क्योंकि इंडिया में क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है 200 मेंबर की कमेटी है. 200 मेंबर अजूम करो एक सेकंड के लिए, एक सोसाइटी है 200 मेंबर है, उसके अंदर 10 आदमी का कमेटी बना लिया. उसमें कोई कारण से एक बिल्डर भी अपॉइंट कर लिया समझो, और वो बिल्डर के साथ रेस्टोरेंट में सेक्रेटरी को देख लिया सोसाइटी के एक मेंबर ने, और वापस आके सबसे पहले बोलेगा अपना सेक्रेटरी तो बिक गया, और वो आधा मिनट में 200 आदमी को मालूम पड़ेगा और कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा. तो लाइक माइंडेड पर्सन होगा तो सेल्फ डेवलपमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है. अगर अपन समझो बिल्डर को अपॉइंट करते हैं तो किसी का हेडेक ही नहीं है, बिल्डर करेगा जो करने का है. तो बिल्डर पे जो टैक्स आने वाला है वो एक पार्ट है, फ्लैट ओनर पे टैक्स आने वाला है वो दूसरा पार्ट है. जो रमेश भाई ने बोला फ्लैट ओनर का अपन बतावे. ना फ्लैट ओनर में दो टाइप हो जाएगा, एक टेनेंटेड बिल्डिंग, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनरशिप बिल्डिंग. अजूम करो मैं एक बिल्डिंग का ओनर हूं, लेट अस गिव एग्जांपल के साथ तो सब जल्दी समझ में आएगा. लेट अस जाऊंगा, मैंने एक फ्लैट परचेज किया था 1000 स्क्वायर फीट का 1978 के अंदर 1 लाख रुपए के अंदर, और मेरा बिल्डिंग अभी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रहा है. मैं मलबा रिल में रहता हूं तो मलबा रिल का ही बात करता हूं, बट सेम अप्लाई टू एवरीवेयर. अभी मेरा बिल्डिंग रीडेवलपमेंट जा रहा है, मेरे को क्या मिलने वाला है, 1000 के बदले लेट अस को 1500 फुट एरिया मिलने वाला है. 1 करोड़ रुपया मेरे को हार्डशिप अलाउंस मिलने वाला है. महीने का मेरे को 2 लाख रुपया रेंट मिलने वाला है, एंड शिफ्टिंग अलाउंस और वो रेंट के जैसा ही हो जाएगा. ना क्या इसमें टैक्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो कितना आएगा, कितना नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन, रेंट इज कंसर्न नॉर्मल कोर्स में वॉट एवर अमाउंट यू रिसीव बाय वे फॉर रेंट एंड वॉट एवर यू पे दैट वाज अलाउड एज ए डिडक्शन एंड बैलेंस वाज टैक्सेबल. लेकिन रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कि रेंट इज नॉट टैक्सेबल. अब स्पेंड करो मत करो जो करो, बॉम्बे हाई कोर्ट ही बाइंडिंग इन बॉम्बे. अभी सुप्रीम कोर्ट को रिवर्स करेगा तो बात की बात है, बिकॉज टिल बॉम्बे हाई कोर्ट से जब तक ट्रिब्यूनल का डिसीजन था आई वाज नॉट एग्रीइंग टू दैट. आई सेड दिस इज द रॉन्ग थिंग, but now the Bombay High Court have you to accept it, so it is exempted. Second point आता है hardship allowance. Now hardship allowance also till up to 2021 it was 100% exempted. One view is that even today it is exempted because hard income tax में क्या है, कंप्यूटेशन का फॉर्मेट होता है, how to compute the income. Now income कंप्यूटेशन में सबसे पहला होता है सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट. अब जहां पे आपकी कॉस्ट ही नहीं है वो आगे कंप्यूटेशन बन नहीं सकेगा. तो एनी आइटम विद नो कॉस्ट इज नॉट लायबल टू टैक्स इन इनकम टैक्स. इनकम टैक्स में 6 हेड ऑफ इनकम है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस. अदर सोर्सेज में डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड अदर्स. कोई ये 6 हेड में कोई इनकम नहीं आता तो दैट इनकम इज नॉट टैक्सेबल और वो एग्जेम्प्टेड होती है. इसके लिए फेमस केस है बीसी श्रीनिवासन सेठी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1928 ITR, आज भी वैलिड है. इसमें 5 एक्सेप्शन है. टेनेंसी राइट को नो कॉस्ट इवन टैक्सेबल, रोड परमिट, रूम परमिट,
पेंटिंग एंड एंटिक आइटम, उसमें कॉस्ट नहीं है आपका, समझो, तो भी आपको टैक्स भरना पड़ता है. So hardship allowance is not, again hardship allowance cannot be worked out in monetary way. एक हार्डशिप मेरे को समझो होता है 50 लाख के नुकसान हुआ, सेम मेरे प्यून को 5 लाख वैल्यू हो सकता है, वही मुकेश अंबानी को 5,000 करोड़ होगा उसी आइटम का. So you can't work out in रुपया ना पैसा, तो इट वॉज एक्सेप्टेड. एज फार एरिया इज कंसर्न, एरिया के अंदर क्या होगा, मुझे 1,000 था, 1,500 मिला. आई वॉज इट ओनरशिप प्रॉपर्टी, मैंने 2 साल से पहले से मेरे पास मकान है, सो इट इज लॉन्ग टर्म एसेट. 2 साल से नीचे होता था, शॉर्ट टर्म होता था, पहले 2 साल 3 साल होता था, बाद में 2021-20 में 2 साल हो गया. नाउ लॉन्ग टर्म एसेट, इनकम टैक्स सेक्शन है 54. अगर मेरा लॉन्ग टर्म एसेट है, फ्लैट है, और वो बेचता हूं, और मेरे को सामने नया फ्लैट लेता हूं, एंड इफ आई इन्वेस्ट ओनली माई प्रॉफिट, देन मेरे को कोई टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, 54 में डिडक्शन मिलेगा. अगर मैं टेनेंट हूं तो मेरा 54F में जाएगा, बिकॉज आई सेल एनी एसेट अदर देन लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस, शॉप, प्लॉट, पेंटिंग, गुडविल, शेयर्स, ज्वेलरी, वॉट एवर इट इज देयर, लैंड, तो मुझे को पैसा मिलेगा. देन एंड आई हैव ओनली 1 हाउस, आई कैन बाय सेकंड, आई हैव नो हाउस, आई कैन बाय फर्स्ट. और वो टेनेंसी के बदले मेरे को ओनरशिप मिलता है, और मेरा ओनरशिप का कोई दूसरा मकान नहीं है, एक है. अगर 2 होगा तो मेरे को टैक्स लगने वाला है. अगर एक मकान है मेरा ओनरशिप का और ये दूसरा है, तो उसमें भी मेरे को टैक्स नहीं है. तीनों आइटम क्लियर हो गई. इसके अलावा शिफ्टिंग अलाउंस, ये वो सब उसमें आ जाता है टेनेंसी के अंदर. अभी मेन क्वेश्चन आता है अमेंडमेंट, रमेश भाई, कि 2 साल पहले एक अमेंडमेंट हुआ कि सेक्शन 54 और 54 का डिडक्शन 10 करोड़ के ऊपर नहीं हो सकता. बिल्कुल. सबर में तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो 10 करोड़ का फ्लैट ही नहीं होगा, और होएगा तो A1C लेवाइल होगा, पर मलबार हिल में एरिया में फर्क पड़ेगा. मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं इसका कैसे वर्किंग होएगा. दूसरा सेक्शन 55 में एक अमेंडमेंट भी हुआ कि जो पहले कॉर्पस मनी आप गिनते थे, जो एग्जेम्प्टेड है, उधर अभी क्लियरिटी नहीं हुई है, नहीं तो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया है उस पॉइंट में, नहीं हाईकोर्ट का आया है, तो उधर कंफ्यूजन है कि क्या कॉर्पस आज भी एग्जेम्प्टेड है, या वो 10 करोड़ के अंदर मेरे को उसको गिनने का है, क्या मेरी कॉस्ट नहीं है तो एग्जेम्प्टेड रहेगा. उसके अंदर क्यों एक सैडाइडर ऐसा अमेंडमेंट कर दिया सेक्शन का, विच इज नॉट क्लियर, क्लियरिफिकेशन भी बोर्ड का नहीं आया है. और वो हिसाब से ऐसा होता है कि कॉर्पस मनी ऑल्सो यू टू एड इन 10 करोड़. ओके. सो लेट अस टेक एग्जांपल, मलबार हिल में एक हमारा बिल्डिंग लेवल हुआ एक क्लाइंट का, उसके बाद ओल्ड टेनेंसी के अंदर 1000 फुट का एरिया था, उसको नया रीडेवलपमेंट किया तो 4000 फुट का फ्लैट मिला. मतलब बिल्डर नहीं था, खुद ही सेल्फ डेवलपमेंट किया, और उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किया 40,000 रुपया फुट, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्डिंग बनाया, बड़ा हाउस है. तो उसके अंदर क्या हुआ, जो नया फ्लैट उसको मिला उसका वैल्यू है 40 करोड़. रेक्टर का वैल्यू भी 40 करोड़ है, और उसका रियल में कॉस्ट भी करीब 36-37 करोड़ रुपए उसको पड़ जाता है ना. उस सिचुएशन पे अभी क्या होगा, अच्छा टेनेंट को तो फ्री मिला है, खर्चा तो लैंडलॉर्ड ने किया, जो उनकी कंपनियां दी उस पर लेंगे, नहीं जाते हैं. तो मेरे तो टेनेंट था पहले, 1000 फुट का फ्लैट था, मेरे को 40 करोड़ का फ्लैट मिल गया. अभी 1000 करोड़ का टेनेंसी का वैल्यू तो कुछ होता ही नहीं है, तो मेरे को क्या टैक्स आएगा कि नहीं आएगा. तो उन्होंने क्या किया, 12 करोड़ रुपया मेरे से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ले लिया. उन्होंने बोला इतना एरिया आपको मिलेगा, इसके अलावा इतना रुपया भर दो, तो मेरा 40 में 12 करोड़ तो कॉस्ट हो गया. इसके अलावा मुझे को उन्होंने 2 साल पहले उसको ओनरशिप में कन्वर्ट कर दिया था, तो मैं 2 साल पहले ओनर बन गया उस एरिया का 1000 फुट का. वो टाइम मेरा कॉस्ट था 2 करोड़ रुपया, तो 2 करोड़ का मेरा इंडेक्सेशन करके 3 करोड़ हो जाएगा. तो 10 + 3 13 करोड़ तो मेरा कॉस्ट हो गया. 12 करोड़ दिया, 12 + 3 15 करोड़ कॉस्ट हो गया. बाकी रहा मेरा 25 करोड़, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है. 10 करोड़ मेरे को फ्री मिलेगा, और 15 करोड़ पे मेरे को टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अगर ये 20 करोड़ के अंदर होता था तो वो हिसाब से वर्किंग करना पड़ेगा, और हार्डशिप बैलेंस उसमें ऐड करना पड़ेगा. ओके.